India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रबीर पुरकास्त बनाम राज्य मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर एक अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द कर दिया। इस मामले में ये तय किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 50 के तहत गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में देना अनिवार्य है। अगर गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए जाते तो गिरफ्तारी और रिमांड कानून की नजर में अमान्य नजर आएंगे। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता को जो दस्तावेज दिया गया था वह केवल एक अरेस्ट मेमो था, जिसमें कोई ठोस जानकारी नहीं थी, जैसे कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का विवरण। इस मेमो में सिर्फ आरोपी का नाम, गिरफ्तारी का स्थान और ये लिखा था कि उसे सह आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने कहा कि हम अपीलकर्ता के सीनियर एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत दलील से सहमत हैं कि ये अरेस्ट मेमो की गिरफ्तारी के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी। बता दें कि ये सीआरपीसी की धारा 50 के स्पष्ट उल्लंघन का मामला है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) को प्रभावी बनाने के लिए शामिल किया गया था। इसीलिए हम इस विवादित फैसले को रद्द करने के पक्ष में हैं। विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा दिए गए प्रबीर पुरकास्त बनाम राज्य के फैसले को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आरोपी को पिछले दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। उसे 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 30 जनवरी के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को 3 आधारों पर चुनौती दी है। एक, सीआरपीसी की धारा 41(a) का पालन न किया जाना। दूसरा ये कि रिमांड के समय सुनवाई का अवसर न दिया जाना। तीसरा, गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध न कराना। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आपराधिक अपील पर केवल तीसरे आधार के संदर्भ में विचार किया। भूमि के लिए सर्किल दरें वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए और सर्किल दरें वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाती हूँ। सर्किल दरों को तय करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली। सुप्रीम कोर्ट ने अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सलाह दी है कि सर्किल दरों के जो रेट हैं, यानी कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य जिस पर बिक्री या हस्तांतरण के दौरान संपत्ति पंजीकृत की जा सकती है, उसे वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए और अगर आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उचित और सटीक सर्कल दरें तय करने का प्रत्येक नागरिक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ी हुई दरें खरीदारों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती हैं, जिसके विपरीत कम मूल्यांकित दरें अपर्याप्त स्टाफ शुल्क संग्रह की ओर ले जाती है, जिसे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि सर्किल दरें जो बाजार मूल्य को दर्शाती है, संपत्तियों के कम मूल्यांकन को रोककर राज्य के लिए उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करती है। न्यायालय ने कहा है कि भूमि के बाजार मूल्य में भिन्नता उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए जब सर्किल दरों का निर्धारण किया जाता है तो इससे लेन देन में पूर्वानुमान लगाने में सुविधा होती है और मुकदमेबाजी कम होती है। मानकीकृत सर्किल दरों को न्यूनतम या
आधार मूल्य पर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता से अधिक मूल्य वाले सर्किल दरों पर स्टैंप शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना पूरी तरह से अनुचित होगा। सीजीआई संजीव खन्ना आपको बता दें कि संजीव खन्ना द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है कि सटीक सर्किल दरें कम मूल्यांकन को रोककर गैर अनुपालन करदाताओं को रोकती है। तर्कसंगत और निष्पक्ष सर्किल दरें सुशासन को दर्शाती है और इसके लिए शर्त है। न्यायालय ने खेद के साथ कहा है कि सर्किल दरों के उचित निर्धारण व सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि हमारी राय में अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने की सलाह दी जानी चाहिए, जो सर्किल दरों को नियमित रूप से निर्धारित करने और संशोधित करने के लिए एक तैयार संदर्भ के रूप में कार्य कर सके, ताकि वे बाजार की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके। न्यायालय उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें अपीलकर्ता मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में सिविल अपीलों के लिए एक समूह में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित सर्किल दर बढ़ा चढ़ा कर बताई गई, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क विकास के लिए निजी व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहण करते समय स्टैंप ड्यूटी की लागत ज्यादा हो गई। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित ये जो फैसला आया है, बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने भाषणों, लेखों, कलात्मक अभिव्यक्तियों के खिलाफ तुच्छ एफआईआर पर अंकुश लगने के उद्देश्य से आदेश दिया। यदि कथित अपराध 3 से 7 साल के कारावास से दंडनीय हैं तो एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। बीएनएसएस की धारा 173(3) का हवाला देते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा है। धारा 173(3) में प्रावधान है कि 3 से 7 साल तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस उपाधीक्षक से पूर्व अनुमोदन के साथ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ अपराध हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार उचित प्रतिबंध के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसे में अपराध के होने के बारे में कोई आरोप और अगर ये 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस व्याख्या को अपनाया है। न्यायालय ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बैकग्राउंड में कविता एक खून के प्यासे बात सुनो थी। एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को शब्दों के प्रभावों पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 के तहत अपराध के आरोपों से निपटने के दौरान जो समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले शब्दों से संबंधित है, पुलिस अधिकारी को आपराधिक कानून लागू करने से पहले शब्दों के प्रभावों का पता लगना चाहिए। बीएनएस की धारा 173(1) के अनुसार अगर प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा है कि ये प्रावधान काफी हद तक सीआरपीसी की धारा 154 के समान है, जो बीएनएस की शुरुआत में से लागू की गई थी और इस धारा के तहत पुलिस किसी संज्ञेय अपराध के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच और सीआरपीसी की धारा 154 के तहत आवश्यक मूल्यांकन के बीच अंतर के बारे में विस्तार से बताया। इसने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों का हवाला दिया, जिसके अनुसार प्रारंभिक जांच तभी स्वीकार्य है जब प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा न हो, लेकिन अपराध की प्रकृति निर्धारित करने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता का सुझाव दिया जाए। हालांकि बीएनएस के तहत धारा 173(3) के तहत जांच आगे बढ़ती है, जिससे पुलिस को ये मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए
पर्याप्त आधार है या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान मामले में तथ्यों में कोर्ट ने कहा है कि प्रतापगढ़ी के खिलाफ लगाए गए आरोप एनएस की धारा 173(3) का सहारा लिए बिना भी साबित नहीं होते। और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम ऑफिसर को निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बेस ऑयल NS 50 के रूप में लेबल किए गए आयातित माल की जब्ती को रद्द कर दिया है, जिसे सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाई स्पीड डीजल या HSD के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे केवल राज्य संस्थाएं ही आयात कर सकती हैं। न्यायालय ने पाया है कि सीमा शुल्क विभाग अपर्याप्त प्रयोगशाला परीक्षण और परस्पर विरोधी विशेषज्ञ राय के कारण माल को हाई स्पीड डीजल साबित करने वाले निर्णायक सबूत प्रदान करने में विफल रहा। इस संबंध में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अपर्याप्त प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं की आलोचना की, जिसके कारण जब्त माल को छोड़ दिया गया, क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 21 IS मापदंडों में से केवल 8-14 का परीक्षण किया। इसीलिए न्यायालय ने प्रतिवादियों को पूर्ण IS मानक परीक्षण सुनिश्चित करने और भविष्य के विवादों को रोकने के लिए 6 महीने के भीतर प्रयोगशाला सुविधाओं को अपग्रेड करने का निर्देश दिया। लंबे समय से चल रहे मुकदमे की वजह भारतीय मानक विनिर्देश ब्यूरो के तहत दिए गए सभी मापदंडों के परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की अनुपलब्धता। अगर सभी मापदंडों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध होती है तो इस तरह के विवाद से बचा जा सकता है, क्योंकि अधिकारियों ने खुद ही वस्तु के वर्गीकरण के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए थे। HSD एक प्रतिबंधित वस्तु है जिसे राज्य व्यापार उद्गम और के अलावा किसी अन्य निजी संस्था द्वारा आयात नहीं किया जा सकता। अगर माल HSD पाया जाता है तो इसे जब्त किया जा सकता है और आयातकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें आपको कि पहले जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने, उसकी जांच और इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले की वजह से हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के उस फैसले पर सवाल उठा गया है जहां पर जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा को कलकत्ता हाईकोर्ट भेजने पर मोहर लगी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से दरख्वास्त की कि दिनेश शर्मा को कलकत्ता हाईकोर्ट भेजने के फैसले पर नए सिरे से विचार किया जाए और उनका नाम वापस लिया जाए। कलकत्ता लॉ सोसाइटी, बार लाइब्रेरी क्लब और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ आकर देश के मुख्य न्यायाधीश से कॉलेजियम के फैसले पर अपनी चिंताएं जाहिर की है। इनका कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को ऐसा जज मंजूर नहीं जिसकी छवि पर सवालिया निशान हो। एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि नियमित तौर पर होने वाले तबादले से उन्हें कोई दिक्कत नहीं रही है। जिन पर आरोपों के बाद संबंधित जज का तबादला किया जा रहा है वो हमें नागवार हैं। एसोसिएशन ने अपनी दरख्वास्त में साफ किया है कि जस्टिस शर्मा के खिलाफ शिकायत अक्टूबर 2024 से ही पेंडिंग है। कलकत्ता हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने कुछ पुराने मामलों की मिसालें भी पेश कर दी है जहां पर रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके जजों को कोलकाता हाईकोर्ट भेजा गया है। एसोसिएशन का कहना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को डंपिंग ग्राउंड की तरह समझा जा रहा है। एसोसिएशन ने दूसरे हाईकोर्ट के जजों को उनके प्रदर्शन के आधार पर आकर कलकत्ता हाईकोर्ट भेजने की गुहार लगाई है। इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के यशवंत वर्मा का तबादला दिल्ली से इलाहाबाद किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है। जस्टिस शर्मा ने साल 1992 में दिल्ली जुडिशियल सर्विस को ज्वाइन किया था। बाद में 2003 में वे हायर जुडिशियल सर्विस के लिए प्रमोट हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से लेकर कई अहम पदों पर काम किया। फरवरी 2022 में वे दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने और कलकत्ता हाईकोर्ट में फिलहाल 44 जज है, जबकि 28 पद खाली है। जस्टिस शर्मा पर उठाए गए सवालों को सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किस कदर सुनता है, इस पर सभी की नजरें होंगी।
अगली खबर का रुख करते हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी है। कड़कड़डुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने कहा है कि हुसैन के ने कथित धन शोधन अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अवधि के आधे से ज्यादा समय तक हिरासत में इसे रखा गया है और इससे उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जज ने कहा है कि भले ही हुसैन की ओर से लगभग 241 दिनों की देरी हुई हो, जिसे छोड़कर वह अपराध के लिए निर्धारित हिरासत की अवधि के आधे से ज्यादा समय पहले ही काट चुके हैं। बता दें आपको कि अदालत ने देशद्रोही भाषण मामले में शर्जील इमाम को पहले ही जमानत देने से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और ये देखते हुए कि वह और हुसैन दोनों यूएपीए बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी है, जिसमें हुसैन पर पूर्वगामी अपराध करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही इसी तरह के मामले को निपटाया है और टिप्पणी की है, इस न्यायालय के पास कोई उचित कारण नहीं था जो न्यायालय को अभियुक्त को राहत देने से बाध्य कर सकता था। तो इस न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना होगा और किसी भी तरह से कोई अन्य राय नहीं बनानी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार हुसैन ने कुछ कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी के पैसे निकालने के लिए अपने सहयोगियों के साथ साजिश रची। निदेशालय के अनुसार हुसैन ने मेसर्स शो इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड SEAPL, मेसर्स एसेंस सेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एसेंस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड EGSPL, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण उसके पास है, इसमें फर्जी बिलों के बिल पर फर्जी एंट्री ऑपरेटर के साथ फर्जी और दुर्भावनापूर्ण लेन देन के माध्यम से पैसे निकालने की साजिश रची है। ईडी का मामला ये है कि वह धन शोधन के अंतिम लाभार्थी थे और उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इसका इस्तेमाल किया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला या कबूलनामे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों पर विचार किया जा सकता है या अन्य सह अभियुक्तों से जुड़ने के लिए उन पर गौर किया जा सकता है और जांच में सुराग प्रदान करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण बयान पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने आगे कहा है कि इस तरह का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत स्वीकार्य है और धारा 30 में साबित इकबालिया बयान पर विचार करने का प्रावधान है, जो इसे करने वाले व्यक्ति और उसी अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचाराधीन अन्य लोगों को प्रभावित करता है। कोर्ट ने कहा कि जब एक से अधिक व्यक्तियों पर एक अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा हो और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा खुद को ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाला इकबालिया बयान साबित हो जाता है, तो न्यायालय ऐसे कबूलनामे को ऐसे अन्य व्यक्तियों के साथ साथ ऐसे कबूलनामे को करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी विचार कर सकता है। ऐसे मामले में ये कहना गलत था कि पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों पर विचार नहीं किया जा सकता है या अन्य सह आरोपियों से जुड़ने के लिए उन पर गौर नहीं किया जा सकता। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 पर भरोसा करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में सह आरोपी का खुलासा बयान स्वीकार्य है और जांच में सुराग प्रदान करने के लिए इसे ध्यान में रखा जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि जब्त किया गया प्रतिबंधित सामान वाणिज्यिक मात्रा नहीं था, फिर भी यह छोटी मात्रा मानी जाने वाली एक मात्रा से कई गुना ज्यादा था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.